अज़ीज़ान ग्रामी, 20वीं सदी के तलू पर मगरिब में तनकीद की जो सूरत हाल थी, एक बात याद रखें, जब हम इन रुझानात पर और रवैयों पर बात कर रहे हैं तो ये 20वीं सदी में 19वीं सदी में जो भी एक तनकीद की सूरत हाल है, ये हमने मगरिब से मुस्तार ली, मगरिब के नक्शे कदम पर हम चले। ये कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा तबाह ज़हन तनकीद के मैदान में भी पैदा नहीं हुआ जदीद दौर में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, कि जिससे ख़ुद कोई एक दबिस्तान जो है वो वजूद में आता। तो मजबूरी के तौर पर हमें अदब को समझने के लिए वो तौर तरीके जो मगरिब में, और वैसे भी इंसानी फ़िक्र तो एक मुश्तरक फ़िक्र होती है। हम ये देखते हैं कि 20वीं सदी में जो तनकीदी दबिस्तान मगरिब में मौजूद थे, उसमें नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद था, तासुराती दबिस्तान तनकीद था और तारीख़ी दबिस्तान तनकीद था। इन तीनों के अपने तरीके हाय कार थे। तो इन्होंने फ़न पारे को जो है वो इन तीन तनाज़ुरात में देखने की कोशिश की। उसका जो रद्द-ए-अमल है हमें 20वीं सदी के अवाइल में मगरिब में दिखाई देता है, ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि आई रिचर्ड्स और एफ.आर. लीवर्स, विलियम एम्पसन और टी.एस. एलियट, ये लोग जो है वो हमारे सामने आते हैं। और ये बुनियादी तौर पर उस जो से रुखा या तीन दबिस्तान थे जो अदब पारे की ताबीर करते हुए तारीख़ को सामने रखते थे, सवानही कवायद को सामने रखते थे, या फिर एक वो तासुर जो उस फन पारे का किसी लिखने वाले के अपने अंदर बना, या लिखने वाला ये समझता था, तनकीद लिखने वाला ये समझता था कि उसके अंदर ये तासुर है, तो यही तासुर तमाम तर लोगों तक जो है वो पहुंचना चाहिए। उसके रद्द-ए-अमल में इन लोगों ने अपने अपने तनकीदी मिनहाज जो है वो मुतारिफ़ कराने की कोशिश की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उसको कहा गया, क्लोज़ रीडिंग उसको कहा गया, गायर मुताला आप उसे कह सकते हैं, गहरा मुताला कह सकते हैं, आप उसको मतन असास मुताला कह सकते हैं। तो उसकी तरफ जो है वो एक सफ़र जो है वो शुरू हुआ। अगर आप इन तीनों रवियों पर गौर करें तो ज़ाहिर है कि ये मतन के मुताले में फ़िक्र को ज़्यादा अहमियत देते थे, और फ़िक्र जिस अंदाज़ में मलफूज़ की गई है उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। सो इसी रद्द-ए-अमल में एंग्लो अमेरिकन नई तनकीद जो है वो पैदा हुई, और इसकी कुछ समझें शक्लें हमें अमेरिका में और कुछ बरतानिया में मुतशक्ल होती दिखाई देती हैं। और शायद ये समझें टी.एस. एलियट और आई रिचर्ड्स, एफ.आर. लीवर्स, विलियम एम्पसन, ये तमाम लोग जो हैं, या इनसे ज़रा पहले जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड जो दानिशवराना तनकीद का एक बहुत बड़ा नाम है, ये सारे के सारे जो लोग थे ये उस रद्द-ए-अमल की एक इब्तदाई शक्ल थी। लेकिन जो असली रद्द-ए-अमल हमें नई तनकीद में दिखाई दिया, 1910 में सिपनगरा ने एक मज़मून लिखा और ये कहा कि तनकीद की नई शक्ल को जो है अब हियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन यहीं मैं एक बात और भी जो है वो आप साहिबान के साथ जो है वो साझा करना चाहता हूँ कि ये तनकीद जो एफ.आर. लीवर्स और आई.ए. रिचर्ड्स और इन लोगों ने लिखी, और जो नई तनकीद सिपनगरान ने जिसकी तरफ इशारा किया, और ख़ास तौर पर जो है वो एंग्लो अमेरिकन तनकीद, नई तनकीद, न्यू क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता है एक इस्तिलाह के तौर पर, इसके बीच में एक रशियन फॉर्मलिज्म की एक तहरीक उभरी। ये खुद बड़ा तनकीदी दबिस्तान था जो रूस में इनकलाब के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई, और इसके जो तनकीदी मतून हैं वो हमें कोई 1940-50 के बाद जो है वो मुयस्सर आए, और हमें पता चला कि हम लोग एक बहुत बड़ी एक तनकीदी समझे रिवायत से नावाकिफ़ थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ज़माने में हम लॉन्जाइनस के नाम से या काम से नावाकिफ़ थे। तो ये जो रशियन फॉर्मलिस्ट थे, रूसी हियत पसंद थे, ये भी बुनियादी तौर पर मानी आफरीनी और मतन की जो एक तरतीब है इसके बीच के अंदर से कुछ सवालात उठाते थे, और ये भी अपनी जगह पर एक बड़ा दबिस्तान था। और यहाँ हमने इसका तज़किरा इसलिए किया है कि ये भी उसी रद्द-ए-अमल का एक शाखसाना था जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है
क्या कहा गया है पर जोर देता था, और कैसे कहा गया है कि बड़े सवाल को जो है वो ये भी एक इससे सरफ नज़र कर लेते थे। सो हम देखते हैं कि सिपन ग्रां के बाद जो है वो हमें जॉन क्रो रैनसम नज़र आते हैं। इनकी किताब नई तनकीद के नाम से, न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से सामने आती है, और ये बुनियादी तौर पर जो है ज़्यादा बहस करते हैं कि शेरी ज़ुबान और उसकी हिस्सियत क्या होती है। आम आदमी की जो ज़ुबान है, एक आदमी एक जुमला बोलता है, वो उस तरह का तासुर नहीं पैदा करता जिस तरह का किसी नज़्म के अंदर बयान किया गया जुमला जो है वो असर करता है आप पर, या वो जिस तरीके से आपके दिल में उतरता चला जाता है, या आपके अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा करता है, इज़्तिराबी कैफियत पैदा करता है, सुकून की कैफियत, यानी मुतनव्वे कैफियत एक शेरी जुमला जो है वो आपके अंदर पैदा कर सकता है। मसलन टी.एस. एलियट का वो बड़ा जुमला जो वेस्टलैंड का है कि मार्च सबसे जालिम महीना है। अब नज़्म के अंदर ये जो ये सत्र है ये किस तरह का जो है एक तासुर पैदा करती है। अख्तर हुसैन जाफरी की नज़्मों का भी कोई एक आध मिसरा आप याद करें तो फिर आपको शेरी ज़ुबान की हिस्सियत को समझना और समझाना जो है वो आसान हो जाता है। तो सिपन ग्रां के बाद जॉन क्रो रैनसम, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि इनके दोस्त थे क्लिंट ब्रुक्स और रॉबर्ट पेन वार्न। इन लोगों ने भी जो है वो इस तनकीदी दबिस्तान की, जो कि ये कहता था कि हमें देखना ये है कि खुद नज़्म या समझें कि भी कोई भी अदब पारा जो है वो बुना कैसे जाता है, और उसके बुनत के अंदर कौन कौन से ऐसे अज्जा होते हैं जो बाहम पैवस्त होकर वो तासुर पैदा करते हैं, जिस तरह का तासुर जो है वो पढ़ने के बाद या किसी फनपारे की किरत के बाद कारी के अंदर जो है वो जन्म लेता है। सो इन लोगों ने 4-5-6 जो बातें की, या वो उसका तज़करा हम आगे चलकर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम, जैसे हमने सिपन ग्रां का नाम लिया, फिर हमने जॉन क्रो रैनसम का नाम लिया, इसी तरह जो है क्लिंट ब्रुक्स का नाम लिया, और उनके दोस्त रॉबर्ट पेन वार्न का नाम लिया। तो सबसे अहम आदमी एलन टेट हमें मिलते हैं। उनके और बहुत सारे समझें कि भी इम्तियाज़ात हैं, और ख़ास तौर पर दूसरी आलमी जंग के बाद उन्होंने शेर व अदब के मनसब पर जो बात की वो बहुत अहम बातें हैं, लेकिन उनका अभी कोई हवाला बनता नहीं है नई तनकीद के साथ, क्योंकि वो नई तनकीद से भी आगे के सवालात हैं। और इस गुफ्तगू के अख्ताम पर हम एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह एक खला के अंदर से जो सिर्फ फ़िक्र का मुताला करने वाली तनकीद थी, उसके खला के अंदर से नई तनकीद ने जन्म लिया, या ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ने जन्म लिया, या और इस तरह की चीज़ों ने जन्म लिया। खुद इस तनकीद के अपने जो एक महदूदात हैं उनके अंदर से एक रद्द-ए-अमल एलन टेट के अंदर कैसे पैदा हुआ, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कि इन लोगों ने जो है वो मतन का मुताला जो है वो यूँ करने की कोशिश की कि मतन के अंदर जो मुख्तलिफ़ अज्जा हैं वो मिलकर एक तासुर कैसे पैदा करते हैं। और इन्होंने हमें बताया, जैसे यहाँ पे जॉन क्रो रैनसम के हवाले से हमने बात की थी कि जॉन क्रो रैनसम ने जो अहम बात की है वो शेरी ज़ुबान की हिस्सियत के बारे में, कि शेरी ज़ुबान जो है वो, और ये हिस्सियत का लफ्ज़ हमारे लिए इतना गैर मानूस नहीं है, हाल ही में भी इसको इस्तेमाल किया है, सेंसोस का तर्जमा करने की कोशिश की थी, तो ये उसी से मिलता जुलता या उससे आगे की कोई कैफियत है। लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि इन्होंने, इन तमाम अहम नाक़दीन ने फ़नपारे की बुनत के अंदर तनाव की कैफियत की बात की, कौल महाल की बात की, अलामत की बात की, इस्तारे की बात की, पैराडॉक्स की बात की, जो कौल महाल जिसका समझें कि उर्दू तर्जमा है। तो ये तनाव कैसे पैदा होता है किसी फ़नपारे के मुख्तलिफ़ अज्जा के अंदर, और कौल महाल तो ज़ुबान के अंदर होता है, और उसकी सबसे बड़ी शक्ल जो है वो हमें एक ड्रामे के उसमें दिखाई देती है। उसमें एक ख़ुद अलीगढ़ के एक उस्ताद का लिखा हुआ ड्रामा है जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा क़यामत पर कोई एतक़ाद नहीं, लेकिन मैं कुर्रतुल ऐन ताहिरा के कातलों का अंजाम देखना चाहता हूँ।
تو یہ دیکھیں کہ قول محال کی ایک ایسی شکل ہے کہ جو ایک ایسا تاثر پیدا کرتی ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور اس بات کی نفی میں آپ ایک اور ایسی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے اس تاثر کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس جملے کے اندر بھی بنیادی طور پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ظالم جنہوں نے قرۃ العین طاہرہ کو مار دیا، انہیں کسی نہ کسی ایسے انجام سے جو ہے وہ دوچار ہونا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھنے والا جب اپنے تخلیقی عمل میں اپنی تخلیق میں شامل کرتا ہے تو پھر اس کا تجزیہ جو ہے وہ نقاد کیسے کرتا ہے۔ اب آخری بات کہ یہ تنقیدی دبستان بنیادی طور پر ایک رد عمل کے طور پر وجود میں آیا تھا، اور وہ رد عمل یہ تھا کہ ہمارے نقاد نے ادب پانے کا مطالعہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یا سوانحی قوائف تھے، یا وہ تاریخ تھی، یا ایک ذاتی تاثر تھا۔ اس کے رد عمل میں نئے ناقدین نے جو بات کی کہ فن پارے کو جو ہے فن پارے کی کلوز ریڈنگ کی جائے، فن پارے کا غائر مطالعہ کیا جائے، یہ متن اساس مطالعہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، فنکار کے سوانحی قوائف کی کوئی ضرورت نہیں، کاغذ پر لفظ بولتا ہے، کاغذ کے ادھر ادھر لفظ جو ہے وہ بولنے کی کوشش کرے گا تو جو کچھ کاغذ پر لکھا ہوا ہے وہ دھندلا پڑ جائے گا، اس کی آواز نہیں سنائی دے گی۔ لیکن خود اس تنقیدی دبستان کے اپنے اندر جو ایک کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ اس نے صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیسے کہا گیا ہے، اس نے بھی ایک بڑے حصے کو فراموش کر دیا کہ کیا کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے۔ اس کا تجزیہ اپنی جگہ پر صائب صحیح، لیکن کیا کہا گیا ہے اگر اس کا تجزیہ نہیں کیا جاتا تو بات ایک مرتبہ پھر ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1950 میں جب ایلن ٹیٹ نے اس پورے دبستان کے حوالے سے سوالات اٹھائے تو اس نے ادیب کے کردار پر، ادیب اور ادب معاشرے کو کیسے بدل سکتا ہے، تو اس طرح کے سوالات اٹھائے۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ایلن ٹیٹ کے ان مضامین کو پڑھیں، اور جان کرو رینسم کی کتاب کو پڑھیں، اور کچھ جو چیزیں ابوالکلام قاسمی صاحب کا ایک بہت اچھا مضمون ہے نئی تنقید پر، ناصر عباس نیر صاحب کا ایک مضمون ہے نئی تنقید کے حوالے سے، اور اگر آپ واقعتاً کسی اس کے بغیر واسطے کے بغیر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری کتابوں میں ابواب اس تنقیدی دبستان پر موجود ہیں۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہ اردو میں اس دبستان تنقید کی کوئی قابل قدر ایک سمجھیں وہ یعنی کہ نہیں کیا گیا، اس نمونے کو اختیار نہیں کیا گیا۔ قابل قدر تو کیا، شاید کلیم الدین احمد کی بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن کلیم الدین احمد آئی ریچرڈز کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، بلا واسطہ شاگرد تھے، تو ان کے ہاں بھی جو زیادہ تر اثرات ہیں وہ ہمیں یعنی آئی ریچرڈز کے نظر آتے ہیں، ولیم ایمپسن کے نظر آتے ہیں۔ تو ابہام اور ان باتوں پر، ان چیزوں پر جو بات کی ہے انہوں نے وہ اس حوالے سے کی ہے۔ تو نئی تنقید کوئی اردو تنقید میں اپنا کوئی قابل ذکر نمونہ چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر وہی بات کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، کہ آپ لوگ ہی ان طریقوں کو اختیار کریں گے اپنی تنقید میں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت قابل ذکر باتیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نئی تنقید کے ان پیراڈائمز کو اختیار کریں اپنی تنقید میں، کچھ ایسے نمونے آپ سامنے لائیں اپنے ادب سے، کہ شعری ادب سے آپ لائیں کہ وہاں قول محال کہاں ہے، راشد کی نظموں کا ابہام کے حوالے سے مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ابہام کا حسن جو ہے وہ راشد کی نظموں میں کیسے بولتا ہے، مختار صدیقی کی نظموں میں کیسے بولتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر میں وہی نام لوں گا کہ ابہام کا جو حسن جس نمایاں تخلیق کار کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے تھے۔ تو خود آپ انسانی ذہن کے اس پیراڈاکس کو، قول محال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختر حسین جعفری کی نظموں میں جو ابہام نظر آتا ہے کیا وہ ترقی پسند تحریک کے ریئلزم سے مطابقت رکھتا ہے، یا ایک نیا راستہ تھا جو اختر حسین جعفری نے اختیار کیا، اور ہمارا جو ترقی پسند نقاد جو ہے وہ اس راستے کی تعبیر کرنے میں
کس قدر کامیاب ہو سکا ہے. شکریہ.